गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और चलिए आगे उससे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट स्टेप पे हमने इतनी बात कर ली थी कि प्रोटीन सिंथेसिस में हमने सबसे पहले अपने सेल में जो हमारे पास 20 टाइप के जो अमीनो एसिड्स थे उनको पहले हमने एक्टिवेशन दिया। उनको एक्टिवेशन के लिए हमने अमीनो एसिड को सबसे पहले एटीपी के साथ रिएक्ट करवाया और एक कॉम्प्लेक्स बना जिसका नाम था अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अब ये हो जाए तो हम फिर दूसरा स्टेप करते थे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हमने टीआरएनए जो उसके व्हीकल की तरह उसके लोडर की तरह काम कर रहा था कि टीआरएनए मॉलिक्यूल अलग अलग अमीनो एसिड को पकड़ कर लाएगा, तो उसे पहले उसे चार्ज करना पड़ेगा। चार्जिंग के लिए हम क्या कर रहे थे कि लोडिंग के लिए हम अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो था उसको टीआरएनए के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारा जो टीआरएनए था फिर वो चार्ज हो जाएगा। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप हमारा स्टार्ट हुआ था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर 3 स्टेप थे जिसमें से हमने पहला इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन कर दिया था। वो हमने बात कंप्लीट कर ली थी कि कैसे हमने पॉलीपेप्टाइड चेन को इनिशिएट करना है, कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी स्मॉल सब यूनिट को ढूंढा जाएगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे पास एसडी सीक्वेंस था और जो हमारी स्मॉलर सब यूनिट का जो राइबोसोम था उसके पास एएसडी सीक्वेंस होती है। दोनों एक दूसरे को यूकोलाइज करते हैं और वो जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है उसके साथ उनका पैचअप हो जाता है। उसके बाद हमने बात की थी यूकैरियोटिक के अंदर की हमारे पास 7 mg कैप होती है। किन के अंदर? जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट होती है उनके पास रिकॉग्नाइज करने के लिए। और इस तरीके से वो रिकॉग्नाइज करते हैं और लास्ट में हमें पता लग गया था कि जो हमारी राइबोसोम के अंदर पी साइट, ए साइट और ई साइट होती है उनका क्या क्या काम था, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था लास्ट हमारे जो फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन का। उसके बाद आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं चेन इनिशिएशन का। तो इतना रिवीजन हमने कर लिया। आप पिछली वाले चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करो, अपने जो नोट्स हैं कंटिन्यू करो। तो अगला स्टेप हमारा चेन इलॉन्गेशन का है। किसका है? चेन इलॉन्गेशन का। इसमें क्या करेंगे? कहता है न्यू टीआरएनए। अब हमें चेन को इलोंगेट करना है, लंबा करना है। आपको पता है कि हमारा जो राइबोसोम था उसमें आपकी पी साइट और ए साइट दोनों ऑक्यूपाई हो गई। दोनों पर अब टीआरएनए आ चुके हैं और अलग अलग टाइप के वो अमीनो एसिड को पकड़ कर लाए। अब हमने चेन को इलोंगेट करना है, लंबा करना है ना। उसको लिए क्या करना पड़ेगा? कहता है न्यू टीआरएनए विद न्यू अमीनो एसिड इज अटैचेज एट द ए साइट ऑफ द राइबोसोम। कहता है जब जो न्यू टीआरएनए आया विद न्यू अमीनो एसिड इज अटैच विद एट दी ए साइट। पी तो सबसे पहले ऑक्यूपाई हुई। उसके बाद क्या हुआ? जब भी अब कोई नेक्स्ट जो न्यू टीआरएनए आएगा वो विद न्यू अमीनो एसिड के साथ वो कहाँ चिपकेगा? आगे ए साइट के ऊपर। कहाँ पर चिपकेगा? राइबोसोम की ए साइट पर। इतनी बात क्लियर होगी। कहता द लिंक बिटवीन अमीनो एसिड ऑफ द पी साइट ऑफ द टीआरएनए इज ब्रोकन। अब क्या होगा? जो टीआरएनए और अमीनो एसिड कहाँ बैठे, जो वो वाला टीआरएनए जो पी साइट पर बैठा है उसका अमीनो एसिड और टीआरएनए का आपस का जो लिंक है वो क्या कर जाएगा? ब्रोकन, टूट जाएगा। एंड टीआरएनए ऑफ द पी साइट इज डिस्चार्ज सो द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ पी साइट अमीनो एसिड बिकम फ्री। तो कहता है कि अब क्या होगा? जो टीआरएनए कहाँ बैठा था? पी साइट पर, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द पी साइट अमीनो एसिड, जो पी साइट पर जो अमीनो एसिड बैठा था जिसका जो कार्बोक्सिलिक जो उसका हैंड है अमीनो एसिड का, वो कैसा हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अब क्या होगा? कहता है न्यू पेप्टाइड बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द पी साइट ऑफ अमीनो एसिड। अब क्या होगा? अमीनो एसिड की जो आपका राइबोसोम की जो पी साइट है जहाँ पर अमीनो एसिड बैठा है और उसका टीआरएनए तो भाग गया। अब वह बचा हुआ जो अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक जो हैंड है जो फ्री था उसके साथ ए साइट वाला जो अमीनो एसिड है उसका जो NH2 ग्रुप वाला हैंड है जहाँ पर अमीनो एसिड का उसमें जो अमाइड ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अमीन ग्रुप जो लगा हुआ है उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आ रही बात? कहता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। कहता है इसके लिए एक एंजाइम होता हमारे पास है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। फॉर्मेशन 23S RNA आल्सो हेल्पफुल एक्ट हैज़ एन एंजाइम। इसके लिए जो आपके पास 23S RNA है वो भी हैज़ ए एंजाइम की तरह काम करता है जिसे हम राइबो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है
कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो न्यू पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उसमें ये वाला एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, और इसके अलावा 23 SRNA, ये हेल्पफुल होते हैं, काम करते हैं बॉन्ड बनवाने में। ठीक, आगे कहता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड tRNA ऑफ द पी साइट रिलीज्ड। तो जैसे ही ये पेप्टाइड बन गया तो tRNA जो पी साइट पर बैठा था वो तो भाग जाएगा फ्रॉम द राइबोसोम बाय द ई साइट। वो कहाँ से भागेगा, ई साइट से, क्योंकि ई साइट कौन सी होती है, एग्जिट साइट, जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। एंड डाईपेप्टाइड अटैचेस विद द ए साइट, और ए साइट के साथ आप डाईपेप्टाइड अटैच रहेगा, 2 अमीनो एसिड अटैच रहेंगे। नाउ tRNA ऑफ द ए साइट ट्रांसफर टू दी पी साइट। अब क्या होगा, जो ए साइट पर tRNA बैठा है वो अब कहाँ खिसक जाएगा, पी साइट पर, और ए साइट आपकी कैसे हो जाएगी, एम्प्टी, खाली हो जाएगी। अब जैसे ही एम्प्टी होगी तो न्यू लोडेड tRNA वापस आ जाएगा। तो नाउ राइबोसोम स्लाइड ओवर दी mRNA, इसके साथ ही क्या होगा, जो राइबोसोम है वो आपका स्लाइड कर जाएगा mRNA के ऊपर। क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा mRNA के ऊपर। इतनी बात समझ आ गई। इन mRNA स्टैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। Due to the sliding of the ribosome on mRNA, new codon of the mRNA continuously available at the A site of the ribosome। अब क्या होगा, जैसे वो स्लाइड किया राइबोसोम के ऊपर, आपका राइबोसोम जैसे स्लाइड किया mRNA के ऊपर, तो जो न्यू कोडोन है mRNA का वो हमें लगातार मिलता जाएगा किस साइड पर, ए साइट ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम की ए साइट को नया कोडोन मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू कोडोन ऑफ द mRNA, न्यू अमीनो एसिड अटैच इन दी पॉली, और इससे क्या होगा, mRNA की न्यू कोडोन से न्यू अमीनो एसिड आके अटैच हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। ट्रांसलोकेज एंजाइम इज हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम ट्रांसलोकेशन। तो ये जो राइबोसोम जो खिसक रहा है mRNA की स्टैंड के ऊपर, उसमें ट्रांसलोकेज एंजाइम हेल्प करता है। ठीक, जीडीपी प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द स्लाइडिंग, और राइबोसोम को जीडीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है उसके ट्रांसलोकेशन के अंदर। ठीक, आगे बात करते हैं। कहता है इन द इलोंगेशन प्रोसेस सम प्रोटीन फैक्टर आल्सो हेल्पफुल नोन एज ए इलोंगेशन फैक्टर। वो कहता है इस इलोंगेशन प्रोसेस में जब आप चेन को लंबा कर रहे हो तो आपके कुछ प्रोटीन फैक्टर भी आपकी हेल्पफुल होती है, उन्हें कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर, है ना। वो कौन कौन से होते हैं, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल है तो इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS और इलोंगेशन फैक्टर G, और अगर आपकी यूकैरियोटिक सेल है तो इलोंगेशन ई का मतलब यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। तो ये जो मैंने अभी ऊपर जो कहानी आपने पढ़ी पूरी पूरी, उनको आप डायग्राम में देख लो कि हुआ क्या, कि जैसे ही जो पी साइड पर tRNA था उसने अपने अमीनो एसिड के साथ अपना लिंक तोड़ा, पी साइड के ऊपर जो tRNA बैठा था उसने अपना अटैचमेंट अमीनो एसिड 1 से तोड़ते क्या हुआ, वो तो भागेगा कब, जब ये जुड़ जाएगा उसके तुरंत ही उसके साथ ही भाग जाएगा। मतलब जैसे ये इससे ब्रेक कर अपना लिंक तोड़ेगा tRNA, और इस अमीनो एसिड को इसके साथ बॉन्ड बनता है जैसे बनेगा, और इन दोनों के बीच बॉन्ड का नाम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको, पेप्टाइड बॉन्ड। और वैसे वो तुरंत भाग जाएगा, ई साइड से वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपका फर्स्ट अमीनो एसिड था वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है, COOH ग्रुप फ्री होता है, और दूसरे वाले अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री होता है। वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और वहाँ पे बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब जो आपका ए साइड पर जो tRNA बैठा है वो खिसक के कहाँ जाएगा, पी साइड पर, और आपकी जो ए साइड है वो एम्प्टी हो जाएगी। इसी दौरान क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो ये एंजाइम है, राइबोसोम जो है, सॉरी एंजाइम नहीं, राइबोसोम जो है वो मूव करेगा आगे की तरफ। इसके लिए भी एंजाइम लगेगा, राइबोसोम ट्रांसलोकेज एंजाइम, जो उसको धक्का आगे देगा। जैसे ये आगे खिसकेगा, जैसे यहाँ ये एक स्टेप आगे खिसक गया तो ए साइड को न्यू कोडोन मिलेगा और नया तीसरा tRNA आके चिपक जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो, अब ये 1 2 3 mRNA, ये यहाँ से tRNA बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई। ये देखो तीसरी पोजीशन में क्या हुआ कि यहाँ वाला tRNA भागा और ARNA पर अब ये तीनों चिपक गया। अब ये अगले स्टेप में ये यहाँ आके बैठ जाएगा और फिर से ए साइड जो होगी एम्प्टी हो जाएगी और आपका पूरा का पूरा जो राइबोसोम वो आगे वाले स्टेप पे खसक जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप चलता रहेगा और आपका जो पेप्टाइड चेन है वो लंबी होती जाएगी। अब आगे देखते हैं चेन टर्मिनेशन। अब आपको चेन को रोकना भी है, टर्मिनेट करना, उसको रोकना है, क्योंकि उसकी तो लंबाई होती है, एक पर्टिकुलर लंबाई होगी। कहता है कि ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ द राइबोसोम ओवर द mRNA व्हेन एनी नॉनसेंस कोडोन UAA, UAG और UGA अवेलेबल एट द ए साइट ऑफ द राइबोसोम देन पॉलीपेप्टाइड चेन इज टर्मिनेट। वो कहता है जैसे जैसे राइबोसोम स्लाइड कर रहा है, तो आप देख रहे हो ये स्लाइड करता जा रहा है आगे, इसके ऊपर आप देख रहे हो ना, ये स्लाइड कर रहा है,
है ना, जैसे ये देखो स्लाइड करते 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 या इस एंड तक आ गया। कहते जब वो स्लाइड कर रहा होगा एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आपका, तो जब वो कहाँ पहुंचेगा, ऐसे कोडोन पर जिसका नाम है नॉनसेंस कोडोन। और हमने पहले डिस्कस किया था नॉनसेंस कोडोन वो कोडोन होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड ना करें, है ना, किसी भी अमीनो एसिड को कोड ना करते हो, ऐसे कोडोन को हम कहते हैं नॉनसेंस कोडोन। और वो कौन हो सकते हैं, UAA, UAG और UGA। ये 3 ऐसे कोड हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। और इन तीनों में से कोई भी कोडोन अगर आपकी उस ड्यूरिंग इस mRNA में कहीं पर भी आ जाएगा, तो वहाँ पर कोडोन जो इलोंगेशन का काम था वो रुक जाएगा। तो कहते हैं इन तीनों में से अवेलेबल एट दी ए साइट ऑफ द राइबोसोम। जैसे ही इनमें से तीनों में से कोई भी कहाँ पर आ गया, ए साइट पर आ गया, जैसे अब ये जो यहाँ आ गया ना UAA, ए साइट पर आ गया, तो जो नया tRNA वो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप कोडोन आ गया। ये किसी को कोड ही नहीं करता, किसी भी अमीनो एसिड को। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या कर जाएगी, टर्मिनेट, रुक जाएगी, वो अपना काम करना, लंबा होना बंद हो जाएगा। लिंकेज बिटवीन द लास्ट tRNA एंड पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रोकन बाय द 3 रिलीज फैक्टर GTP कॉल्ड द रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 और रिलीजिंग फैक्टर 3। वो कहता है कि जो लिंक है किसके बीच में, जो लास्ट वाला आपका tRNA है और जो आपकी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बीच में, वो तोड़ा जाएगा 3 फैक्टर के द्वारा। और उसमें GTP भी लगेगी, एनर्जी देगी। और वो रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 और रिलीजिंग फैक्टर 3 है। ये तीनों मिलकर इस लास्ट वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी। कहते हैं एन mRNA आल्सो हैव सम एडिशनल सीक्वेंस दैट नॉट ट्रांसलेटेड एंड रेफर्ड हैज ए अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि UTR। वो कहता है कि mRNA में कुछ ऐसे भी सीक्वेंस है, एडिशनल सीक्वेंस भी हैं जो ट्रांसलेट ही नहीं होते, उन्हें कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन या UTR। क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन या UTR। UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। वो कहता है जो UTR है वो दोनों एंड पर हो सकता है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी। तो बिफोर स्टार्ट कोडोन और आफ्टर दी स्टॉप कोडोन, वो 5 प्राइम या 3 प्राइम दोनों साइड हो सकता है। और कहाँ पर उसकी पोजीशन कहाँ होगी, बिफोर स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद। समझ आ गई। तो ये क्या होते हैं, एडिशनल सीक्वेंस होता है दैट नॉट ट्रांसलेटेड एंड रेफर हैज ए अनट्रांसलेटेड रीजन। ये ऐसा सीक्वेंस होता है जो अनट्रांसलेटेड होता है, मतलब आप इससे mRNA नहीं बना सकते। ठीक, चलिए। तो कहता है tRNA फॉर्मेशन फ्रॉम द हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट ऑफ DNA प्रेजेंट साइटोप्लाज्म हैज सॉल्युबल कोलाइड। वो कहता है जो आपका tRNA है ना, ये कौन बनाता है, जो आपका DNA का हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट होता है। याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर DNA का जो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट होता है उससे tRNA की फॉर्मेशन होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ उपस्थित होता है tRNA, कहाँ मिलता है आपको, साइटोप्लाज्म के अंदर। बाद में न्यूक्लियस से उसको कहाँ भेज देते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि वहाँ पर किस रूप में रहता है, एक घुले हुए कोलाइड के रूप में रहता है वहाँ पे। ठीक है, घुलनशील कोलाइड के रूप में। mRNA फॉर्मेशन फ्रॉम द यूक्रोमेटिन, जबकि जो mRNA मैसेंजर RNA की जो निर्माण है या फॉर्मेशन है वो किससे होती है, यूक्रोमेटिन से। किससे होती है, न्यूक्लियस में जो यूक्रोमेटिन होता है उससे। हेट्रोक्रोमेटिन से किसकी फॉर्मेशन होती है, tRNA की। और यूक्रोमेटिन से किसकी फॉर्मेशन होती है, mRNA की। बात क्लियर होगी। अब आपका ये टोटल डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हो, ये आपके tRNA है। तो ये आपकी ए साइट है, ये P साइट है जो मैंने डॉट डॉट करके ये जो डिब्बा बॉक्स बनाया है, राइट। और बगल में आपकी होती है E साइट, जहाँ से वो निकल जाते हैं। और नीचे आपका mRNA का जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के ऊपर देखो लगातार आ रहे हैं। तो आपको होता है 3-3 के जोड़े में एक कोडोन बनता है। एक जेनेटिक कोड 3 का होता है, ट्रिपलेट होता है, तो उसे कहते हैं कोडोन। जस्ट जो आपका कौन tRNA के जो ये वाला जो साइट है, वो ये वाली जो आर्म है, ये वाला जो हाथ है tRNA का, उसमें होते हैं एंटी कोडोन। तो यहाँ एंटी कोडोन लगे हुए हैं, दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। तो ये एंटी कोडोन है, ये कोडोन है ना। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये बड़ी वाली सब यूनिट है। ठीक, और बीच बीच में एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा होता है। ये पूरी तो टोटल आपकी पेप्टाइड चेन है और आपस में वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए रोल की बात कर लेते हैं। कहता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम यानी 30S प्रोकैरियोटिक में और 40S यूकैरियोटिक में बाइंड टू फर्स्ट कोडोन ऑफ द mRNA फॉर्म द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। वो कहता है जो छोटी वाली सब यूनिट होती है ना राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, बड़ी और छोटी। जो छोटी वाली है, अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें 30S और यूकैरियोटिक में बात करें तो 40S। उनका काम है बाइंड टू फर्स्ट कोडोन ऑफ mRNA फॉर्म द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। वो सबसे पहले क्या करते हैं, mRNA के फर्स्ट कोडोन के साथ बाइंड करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम पोजेसेस 2 साइट और बाइंडिंग साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ 2 tRNA मॉलिक्यूल। जो बड़ी वाली सब यूनिट है राइबोसोम की, उसके अंदर 2 स्लॉट्स होते हैं या बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जहां पर आकर 2 tRNA आके जुड़ सकते हैं।
पहले का नाम है पी साइट, दूसरे का नाम है ए साइट। पी साइट को हम पेप्टाइडिल साइट या डोनर साइट भी कहते हैं और ए साइट को हम अमीनो एसाइल साइट या एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। याद रखना, पी साइट को हम क्या कहते हैं, डोनर साइट या पेप्टाइडिल साइट भी कह सकते हैं और ए साइट को हम अमीनो एसाइल साइट या एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। ये वाली ये होगी पी साइट और ये होगी ए साइट। तो ए साइट को हम अमीनो एसाइल या एक्सेप्टर साइट भी कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया जीन स्ट्रक्चर। क्या होता है जीन स्ट्रक्चर, और इसमें रिकॉन, म्यूटोन और सिस्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके अंदर ही होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। पहले बात करना है जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जीन क्या होता है, कहता है जीनोम कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग। वो कहता है कि जो जीनोम होता है ना आपका, जितना भी आपका जीनोम होता है उसके अंदर सारी की सारी आपकी आनुवंशिक सूचना होती है। जो आपका जीनोम है, जीनोम क्या होता है, जीनोम एक्चुअल में आपका सारा का सारा वो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब आपकी पूरी बॉडी के अंदर टोटल जो वो जीनोम की बात कर रहे हैं। समझ आ रही बात, मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी करोड़ों सेल हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका सम टोटल पूरी बॉडी के अंदर वो जीनोम है। कहता है जीनोम में एक्चुअल है क्या, कंटेन जेनेटिक, उसमें कहता है वो सारी की सारी आनुवंशिक सूचनाएं हैं जो कि वो ट्रांसमिट करता है, जिसे वो स्थानांतरित करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, माता पिता से उनके बच्चों में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो उसे ट्रांसफर करता है, फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट। जीनोम इज ब्लूप्रिंट फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी न्यू आने वाले ऑर्गेनिज्म को, नए आने वाले जीव को कैसे बनाना है और कैसे उसकी बॉडी को मेंटेन करना है, इस सारी बातों का ब्लूप्रिंट, एक कॉपी उस जीनोम के अंदर होती है। समझ आ गई बात, सारी की सारी जो जानकारी वो कहाँ मिलेगी, जीनोम के अंदर। इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम मनुष्य की बात करें तो जीनोम कंप्राइजेस 46 मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए नोन एज ए क्रोमोसोम। वो कहता है अगर आप ह्यूमन की बात कर रहे हो तो वहाँ पर जो आपके 46 गुणसूत्र हैं, आपको पता 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर, वो उसका एक जीनोम है टोटल, ठीक है। और एक्चुअल में वो जो 46 मॉलिक्यूल हैं डीएनए के, वो है क्या, क्रोमोसोम है टोटल 46, यानी कि 23 कम फ्रॉम द फादर एंड 23 कम फ्रॉम द मदर। 23 पिता से आते हैं, 23 मदर से आते हैं। टुगेदर दिस 46 क्रोमोसोम कंटेन अबाउट 20,500 जीन्स दैट आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम। वो कहता है कि 46 गुणसूत्र आपके अंदर, 46 क्रोमोसोम है, जिसके ऊपर लगभग इन 46 के अंदर 20,500 यानी कि कम से कम 20,500 जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं 46 क्रोमोसोम के ऊपर। और एक्चुअल में यही फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम का जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन है। ईच जीन मोर और लेस इनकोड इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द वन फंक्शन। वो कहता है एक जीन मोर और लेस इनकोड इंफॉर्मेशन, ज्यादा या कम, कुछ ना कुछ हर एक जीन के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है जिससे रिक्वायर्ड फॉर वन फंक्शन, जिससे वो एक काम को कर सके, एक काम के लिए वो बन सके, राइट। मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। मतलब आगे जो नया जीव बनने वाला है, ऑफस्प्रिंग जो शिशु बनने वाला है, उसमें वो किसी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल कैरेक्टर को करता है। रिसेंट रिसर्च हैज़ प्रोवाइडेड फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन जीन स्ट्रक्चर। और भी रिसर्चेज जो आजकल हो रही हैं उनसे हमें जीन्स के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंगली, जीन, एक जीन में क्या क्या होता है, एक जीन क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का ये एक सेगमेंट है, एक खंड है जो जीन। अ जीन हैज ए सीक्वेंस दैट इज यूनिक इन द एंटायर जीनोम। कहता है जो जीन ना एक ऐसा सीक्वेंस है जो पूरे जीनोम में यूनिक होता है। मतलब आपकी पूरी जो टोटल आपके जो टोटल जीनोम आपकी बॉडी जितने क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम है, उसमें हर एक जीन अपने आप में यूनिक है। अब आपको पता है कम से कम 20,500 जीन मिल रहे हैं, तो हर एक जीन अपने आप में यूनिक है। अ जीन इनकोड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस वन प्रोटीन, आरएनए और टीआरएनए। कहता है जो जीन है आपका, उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो एक टाइप की प्रोटीन या एक टाइप का आरएनए या एक टाइप का टीआरएनए बना सकता है। अंडरगो क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशन टू बिकम रिकॉम्बिनेंट। और कहता है जीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होती है और म्यूटेशन भी हो सकता है, और जिससे वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है। समटाइम्स हैज इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट इन वन सेगमेंट बट इन पार्ट ऑफ द सेवरल स्प्रेड ओवर अ रीजन। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीन्स में जो आपकी जो एक इंफॉर्मेशन है उसको वो एक सेगमेंट में ना डाल के अलग अलग जीन के पार्ट्स में स्प्रेड करके डालता है अलग अलग रीजन्स के अंदर। जीन्स में और फ्रिक्वेंटली डज इन्फ्लुएंस अदर ट्रेट। और कभी कभी जीन्स
अदर जो बाकी जो ट्रेड्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट डालती है। मे ओनली बी पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वन ट्रेड, और कभी कभी वो सिर्फ एक ट्रेड को, एक कैरेक्टर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। वाइल अदर जीन्स आल्सो एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन दैट ट्रेड। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या बोल रहा है, वो लाइन में क्या बोल रहा है कि कई बार एक जीन सिर्फ एक ही ट्रेड बना रहा है, एक ही ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कई बार क्या होता है कि एक ट्रेड दूसरे वाले जीन्स के ट्रेड को भी प्रभावित करता है या इन्फ्लुएंस करता है। इतनी सी बात क्लियर होगी। ये तो हमने मेंडल के नियम में देखा था आगे जाके, है ना, जैसे को डोमिनेंस देखी थी हमने। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैव अ नाइस डे।